मित्रों कि भारत के जीडीपी में बंगाल का योगदान 10.5% था और तीसरे नंबर पर था। जीडीपी में योगदान की दृष्टि से हमारा बंगाल तीसरे नंबर पर था। तीसरे नंबर पर से सरककर ये 49 साल में वो 22वें नंबर पर आ गए। अब नीचे कोई जगह ही नहीं बची। बंगाल का इतना आर्थिक पतन कभी नहीं हुआ। कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। ममता जी, आपको इसको जवाब देना। हर प्रकार के उद्योग की शुरुआत एक जमाने में इस सुजलाम सुफलाम भूमि से हुआ था और इसी के आधार पर सोनार बांग्ला की परिकल्पना की जाती थी। वो बंगाल में आज भ्रष्टाचार। हमारे देश में जब चुनाव होते हैं तो उस दौरान राजनीतिक पार्टियां जीत दर्ज करने के लिए तमाम तरीके के जोर आजमाइश हथकंडे अपनाती हैं कि किसी भी तरीके से चुनाव को जीता जाए। उसके लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे दूसरी संवैधानिक संस्थाएं हो, कई बार आपत्तियां भी दर्ज की जाती हैं। कई बार राजनेताओं के बयान पर कड़ी फटकार भी लगाई जाती हैं कि आप जिस लोकतांत्रिक देश में राजनीति कर रहे हैं उसमें मर्यादा के तहत ही राजनीति होनी चाहिए। अपने राजनीतिक भाषणों में आप किसी भी धर्म, समुदाय, संप्रदाय की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। किसी धर्म विशेष की राजनीति के भाषण नहीं दे सकते। किसी धर्म विशेष की राजनीति को लेकर लोगों में आप अपनी बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन राजनेता लोकतंत्र को हाथ में लेकर, तमाम कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर चलते हैं। खुले तौर पर, खुले मंच से हर तरीके की भाषणबाजी होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। दरअसल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव को लेकर प्रमुख दो राजनीतिक बड़े दल, पश्चिम बंगाल की स्थानीय क्षेत्रीय पार्टी तृणमूल कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरे के आमने सामने हैं। आमने सामने की इस लड़ाई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा बीजेपी की तरफ से संभाल लिया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं का विश्वास ममता बनर्जी सरकार से उठ चुका है। दूसरी ओर अपने वक्तव्य में उन्होंने यहाँ पर ममता बनर्जी और इससे पहले वाम दलों की सरकार से पहले के बंगाल का जिक्र कर दिया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि सीपीआई वाम दलों की जो सरकारें थी, तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है, उससे बेहतर कार्यकाल उससे पहले की सरकारों कर रहा था। तो क्या कांग्रेस पार्टी की यहाँ तारीफ कर गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह? क्या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मुद्दा बनाएगी? इस खास कार्यक्रम में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होगी, बंगाल की बात होगी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी इस खास कार्यक्रम में तमाम सवालों का जवाब देने के लिए इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत शुक्रिया। अमित शाह पूरी तरीके से राजनीतिक जो अपना एक कहते हैं कि ग्राउंड तैयार करने में जुट चुके हैं जी। असम में जाते हैं, पश्चिम बंगाल में जाते हैं, दोनों राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं। अब ऐसे में क्या देखते हैं अमित शाह की इस बयानबाजी को? पहला पक्ष तो ये है कि उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई की जो सरकारें थी उससे पहले का कार्यकाल जिन सरकारों का था वो बेहतर था। 1947 से लेकर 1977 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार बंगाल में थी और बीच का कुछ वक्त ऐसा आया जब कुछ अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी मिलकर कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद 1977 से लेकर 2011 तक फिर जो वाम दलों की सरकार थी और 2011 से अब तक ममता बनर्जी कंटिन्यू कर रही।
अमित शाह की इस बयानबाजी को कैसे देखते हैं? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो जो सरगर्मियां हैं वो हम्म। कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई पड़ती हैं। अमित शाह चूंकि बड़े नेता हैं, बड़े राजनेता हैं, साथ में रणनीति के मामले में कहा जाता है कि बीजेपी के वो चाणक्य हैं दिनेश जी। और आपने अमूमन देखा होगा कि जहां बीजेपी को अपनी राह तलाशने में मुश्किल होती है, वहां पर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं, वो उस रास्ते को आसान करते हुए नजर आते हैं। एक बात, दूसरी बात ये भी देखिए कि जिस तरह की बात अमित शाह यहाँ पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि आखिर क्या अब बीजेपी के भी ऐसे दिन आ गए हैं कि वो कांग्रेस पार्टी की तारीफ करके अपने लिए एक माहौल बनाए? तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो बीजेपी के लिए सत्ता में अपने आप को लेकर आना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। आप देखेंगे लगातार 3 बार से ममता बनर्जी सरकार में है, और जब पिछला चुनाव हुआ था, मुझे ठीक ठीक याद है, बीजेपी ने कहा था कि भाई हम ममता बनर्जी या उनकी सरकार को उखाड़ देंगे, हटा देंगे सत्ता से। लेकिन दिनेश, जब रिजल्ट सामने आते हैं तो भले ही ममता बनर्जी चुनाव में हार गए, लेकिन उनकी पार्टी ने 200 से भी ज्यादा सीटें वहां पर हासिल की, प्रचंड एक जीत वहां पर दर्ज की। तो आप ये मानकर चलिए कि बंगाल में अपनी भूमिका को बनाना, तलाशना अभी भी बीजेपी के लिए बहुत दूर की कौड़ी नजर आता है। भले ही माहौल बनाने का प्रयास करते हो, कभी शुभेंदु अधिकारी कोई बात बोल देंगे, कभी कोई महिला नेता बीजेपी की कोई बात बोलती हुई नजर आ जाएगी, कभी खुद गृह मंत्री अमित शाह को मोर्चा संभालने के लिए आगे आना पड़ेगा। लेकिन जो एक कह सकते हैं कि माहौल बनना होता है या बनाना होता है, ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अमित शाह या बीजेपी के तमाम जो चाणक्य या तमाम जो रणनीतिकार हैं, उनकी भूमिका या उनके जो शस्त्र होते हैं इस सबको साधने के, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि पिछले 3 बार से लगातार बीजेपी यही बात कहती चली आ रही है। खासकर बीते 2 चुनावों की बात करें तो चूंकि मोदी मैजिक चलता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन उसका असर या उसकी बेखबरी एकदम बंगाल में नजर आती है। वहां पर भले ही लोकसभा के जरिए बीजेपी ने मजबूती के साथ में कदम बढ़ाया, लेकिन अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें, राज्य स्तरीय चुनावों की बात करें, तो वहां पर बीजेपी कमजोर नजर नहीं यार, लोकसभा का आपने जिक्र किया तो लोकसभा में भी तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था। ममता बनर्जी के पक्ष से यहाँ पर समझना चाहूंगा, दर्शकों को तमाम जो है जानकारी आप साझा करिए कि क्या सेकुलरिज्म के ऊपर, सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा हिंदुत्व? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी इस चुनावी मैदान में उतरना बाकी है, और तमाम सार्वजनिक रैलियों से जिस तरीके की विपक्ष को जिस तरीके से वो प्रहार करते हैं, तो हिंदुत्व बनाम सेकुलरिज्म, क्या ये लड़ाई देखने को मिलेगी पश्चिम बंगाल में? क्योंकि लड़ाई काफी कांटे की टक्कर होगी, और ममता बनर्जी के लिए भी चुनौती होगी कि अपना सरकार का जो लगातार 2011 से उस सरकार में आती जा रही है, उसका रिपोर्ट कार्ड जनता मांगेगी। बिल्कुल। तो कैसे देखते हैं सेकुलरिज्म और हिंदुत्व की राजनीति को? देखिए दिनेश जी, हम चुनावों की बात करें तो तकरीबन 3 से 4 महीने के अंदर में चुनाव बंगाल में हो जाएगी। हाँ, अब मार्च अप्रैल में बन जाएगी। ऐसे में अब रणनीति बनाने का वक्त आ गया। और देखिए, हिंदू मुस्लिम के जरिए, या हम ये कह दें कि भाई जो सेकुलरिज्म की बात कर लें या हिंदुत्व की राजनीति की बात कर लें, देखिए अब वो वक्त आ गया है जहां पर बीजेपी को भी अभी तय करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश चुनाव की हम बात करें या फिर हम लोकसभा चुनावों की बात करें, कि जिस राम मंदिर के सहारे बीजेपी पूरे देश में कहती घूम रही थी कि भाई हम 400 के पार जाने वाले दिनेश जी, और बड़े प्रचंड तरीके से जोर शोर से कहेंगे कि वहां पर जो है चुनाव प्रचार भी किया गया और दावे किए गए कि 400 पार हमें जाना ही है। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो क्या पता चलता है कि बीजेपी जो 303 पर थी वो 240 पे आ गई। तो अब आपको ये समझने वाली बात है कि देखिए, आप धर्म जाति का मुद्दा बहुत समय तक लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि पीएम मोदी को लेकर एक अलग तरह की लोकप्रियता, एक अलग तरह का माहौल भी दिखाई पड़ता है, लेकिन उन सब के बावजूद भी आप देखिए, जिस जगह से कह सकते हैं कि आपने हिंदुत्व का जो झंडा था बुलंद किया, वहीं पे आपको अयोध्या में हार मिल जाती है, फैजाबाद सीट आप हार जाते हो। और ये पूरे देश के अंदर मैसेज जाता है कि देखिए, अब आपको जो है उन मुद्दों को टारगेट करना पड़ेगा जो युवाओं को प्रभावित करते हैं, और बाकी में करना भी चाहिए। और वेस्ट बंगाल में चूंकि एक अलग तरह की राजनीति होती है, ऐसे में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके आप चीज़ों को कह सकते हैं अपने पक्ष में नहीं कर सकते। और ये काम बीजेपी ने पिछले 4, 5, 6, 7 सालों से किया, लेकिन फिर भी बंगाल के अंदर बीजेपी के लिए वो माहौल तैयार नहीं हो पाया दिनेश जी। ऐसे में अब अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और जिस तरह की बात वो कह रहे हैं कि जो 77 से पहले काम हो रखा है बंगाल के अंदर वो ही बेहतर था, उसके बाद चाहे जो है वाम
दल की सरकार रही हो या टीएमसी की सरकार रही हो, ऐसा काम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। तो गाहे बगाहे वो भी कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भाई बंगाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार होना चाहिए? तो ये कई मायने इसके निकलते हुए नजर आएंगे, लेकिन खुद गृह मंत्री के मुंह से कांग्रेस की तारीफ भले ही वो कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से रही हो, लेकिन होना अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल लाजमी है ये बयानबाजी होना गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। आगे देखना दिलचस्प ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या इस बयानबाजी पर कोई राय प्रतिक्रिया सामने आती है और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के इस वक्तव्य को पश्चिम बंगाल और देश भर में भुना पाती है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।